सा पहले बता देता हूँ चीजों को। देखिए, इसमें मुख्यतः हम लोग कवर करेंगे 1757 से लेके 1885 तक के इतिहास को कवर करेंगे। मैंने बोला था मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे तो पहला पेज पढ़ाएंगे 1757 से शुरू होगी और चलेगी 1885 तक चलेगी। ठीक है। दूसरा पेज जो चलेगा 1885 से शुरू होगी, ठीक है, और चलेगा 1920 तक चलेगा। ठीक है। तीसरा फेज जो शुरू होगा 1920 से शुरू होगा, ठीक है, चलेगा 1948 तक चलेगा। ठीक है। इन फेजों में हमको इस सारे चीजों का मतलब कवर कर लेना है। ठीक है। हमारा क्लास जो होगा, ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है। लेकिन आपके अगर करेंगे तो आपको बीपीएससी के एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। उसके बाद पेड फाउंडेशन बैच की बात करूंगा तो वो प्रारंभ हो चुका है, वहां पे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को पढ़ाऊंगा। अभी वनडे एग्जाम के हिसाब से जो बहुत सारे फैक्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए, भारत आने वाले अंग्रेजों की क्रम की भारत आने वाले अगर बात करें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहले कौन भारत आएंगे बताइए। आप लोग बताएंगे, मैं कम बात करूंगा, आप लोग ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। पुर्तगाली, उसके बाद कौन आएंगे? इंग्लिश। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। डच आएंगे, फिर मतलब अंग्रेज आते हैं, फिर मतलब डेनिश आते हैं, फिर मतलब फ्रेंच आते हैं। ठीक है। अब इन्हीं सारे चीजों को लेके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आप हमें ये बताओ, पुर्तगाली कब आते हैं भारत में? सीधा सीधा जो वनडे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही आपसे कराऊंगा मैं इस क्लास में। ठीक है, ताकि 1898। आपके, और मेरा ये भी टारगेट है से मैं इस क्लास को लगभग पूरा मतलब एक ओवरऑल मतलब चीजों को तैयारी करा दूं बिहार एसआई के लिए 15 से 20 दिनों में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, 1498 में आएंगे। डच कब आते हैं? डच, डच। 1805। बिल्कुल है। डच कहाँ की कंपनी थी? डच, डच तो वहाँ के लोगों को कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली में इसको और क्या नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हॉलैंड। ठीक है। क्या बोला? हॉलैंड। हॉलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड। बिल्कुल, हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों। ठीक है। अंग्रेज 1608 में, डेनिश की बात करेंगे 1620 में, और फ्रेंच कंपनी बनती है 1664 में, लेकिन भारतीय 1668 में आते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगी, क्रम और साल याद रखेगा, कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। याद है आपको या फिर से रिपीट करो? ठीक है। 1698, बताइए, हाँ। पढ़ लीजिए एक बार सारे को। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आएगी भारत? 1605। बिल्कुल, 1605 में। 1605 में। ठीक है, बहुत सुंदर। और बात करेंगे यहाँ पे, बताए डेनिस कब आएगी? 1620। बिल्कुल, डेनिस की बात करेंगे 1620, आप याद रखेंगे। चलिए, आप हमें बताइए फ्रांसीसी कब आएगी? 68 में। 1668 में। बिल्कुल, 1668 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत आएगी। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी, सॉरी, फ्रेंच कंपनी। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आगमन अराइवल से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये आते हैं तो ये अपने कहाँ कहाँ पे अपना कोठी स्थापित करेंगे, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो भी नए लोग हैं आप चैनल में जाइए, चैनल में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजों का रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, सभी लोग उसको ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है। फ्रांसीसी की बात करेंगे तो ये 1668 में आते हैं, 1954 में जाते हैं। कब जाते हैं? 1668 में 1954 में। आते हैं, 1954 में जाते हैं। लेकिन संपूर्ण भारत में इनका शासन व्यवस्था बांडीवास के बाद ही गायब हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1760 के बाद कुछ ही जगहों पे रह जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1654 में भारतीय क्षेत्र को छोड़कर जाते हैं। चलिए, प्रथम केंद्र इन्होंने कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसी का प्रथम केंद्र कहाँ पे सूरत था, में। क्या बताएंगे? सूरत में। बिल्कुल, वेरी गुड, सूरत में। सूरत में। पुर्तगाल की बात करेंगे तो 1498 में आते, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाने वाले मेहमान थे, जस्ट लाइक फूफा जी। ठीक है। तो ये जी सर। 1498 आते हैं, लेकिन जाते कब है वापस? 1961। 1961 में। ठीक है। चलिए, प्रथम 1961। केंद्र का नाम बताया मैंने, बहुत अच्छा चीज आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। ठीक है। मैं कोच्चि। पेड ग्रुप में कोच्चि और में भी मतलब स्थापित बढ़िया किया बढ़िया चीजों को मतलब ढूंढते रहता हूँ, ताकि आप तक बहुत अच्छे से चीजों को मतलब पढ़ा जाए। पेड ग्रुप का पीडीएफ है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान में रखें, जी कोच्चि सर। केरल में 1503 में ये अपना केंद्र पहला स्थापित किया था। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए, आगे जी चलेंगे। अब सर। आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज की बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आती है, और वापस कहाँ कब जाती है सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कब वापस जाएगी? 19 में। बिल्कुल ठीक है। 1947। 1947 में। बेचारा 1608 में तो आ जाता है, लेकिन 3 साल तक भटकते रहता है। ठीक है। तब पहुंचा जाके इन्होंने अपना पहला केंद्र जो था मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। कब किया, जो कि इसका फिक्स कब किया? मसूलीपट्टनम में 11 में 1611 ना। में। लेकिन कभी कभी, हाँ बिल्कुल, ये मसूलीपट्टनम पूछ दिया जाता है किस राज्य में, कभी कभी मछलीपट्टनम भी लिखा है एक्चुअली में। दैट वाज मछलीपट्टनम, बट इनको कहने नहीं आता था, ये मसूलीपट्टनम कहते थे। ठीक है। जी ध्यान में सर। रखेंगे। ठीक है। ध्यान में, ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे।
चलिए डच की बात करेंगे तो 1605 में आएंगे। बेदरा का युद्ध 1759 में होती है। अब बेदरा के युद्ध में इनकी सारी शक्ति मतलब क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तब 1605 से लेकर 1759 तक आपको कौन रहेंगे, डच रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं डेनिश कंपनी की बात करते हैं। डेनिश कंपनी प्रथम केंद्र जो होता है, ठीक है, डच और ये ब्रिटिश दोनों के दोनों मसूलीपट्टनम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे प्रथम ऑफिस। त्रावणकोर, ये त्रावणकोर राज्य जो था किस राज्य में पड़ेगा वर्तमान स्वरूप में, ठीक है। डेनिश कंपनी आती है 1616 में आती है, 1745 में जाती है डेनिश कंपनी, ठीक है। त्रावणकोर की बात करें किस राज्य में पड़ेगा त्रावणकोर? तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में है। हाँ, नहीं नहीं, तमिलनाडु। अभी तक किसी का आंसर नहीं सही है, कोई लोग बताइए कहाँ पर त्रावणकोर? तमिलनाडु में है। नहीं, तमिलनाडु, केरल, केरल इज तमिलनाडु द राइट तमिलनाडु आंसर, में। ठीक, नहीं नहीं, केरल, त्रावणकोर केरल, ठीक है। मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, पहला बार कर रहे हैं इसलिए आपको तेज लग रहा होगा एक्चुअली। जिनको भी तेज लगेगा बताइएगा, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है, हालांकि सब कुछ पढ़ाया हुआ है इसमें का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद हो गई। कोई दिक्कत है इसमें, डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी डाउट? नहीं चलिए, सर। तो आप चलेंगे यूरोपीय कंपनियां की बात करेंगे तो आपने बताया पुर्तगाली 1498 में, डच की बात करेंगे 1605 में। इस पीडीएफ को इस तरीके से डिजाइन किया गया, सबका रिवीजन होते रहेगा। अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1620 में, अब फ्रांसीसी 1608। कभी कभी पूछ दिया जाता है इनका नाम क्या है। ये सारे के सारे जो थे उपनिवेशी कंपनियां थी, इनके नाम अलग अलग थे। जस्ट लाइक बात के एस्टाडो डे इंडिया नाम किसका था, तो पुर्तगीज का नाम था एस्टाडो डे इंडिया, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेरिंगदे ओस्टे इंडेसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। कंपनी डेस इंडेस, ठीक है। ओरिएंटलेस इसका किसका नाम, फ्रेंच का नाम था, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम जो थे साल के साथ आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण तो जो था व्यापार था, मेन रीजन था व्यापार। क्या चीज का व्यापार करते थे ये, मसालों का व्यापार करते थे मुख्यतः। आप यूरोप में आप जाओगे ना तो वहां पे काफी ठंडी मौसम मिलती है, ठीक है। तो मुख्यतः उनका जो खान पान जो होता है ना, कृषि तो होगा नहीं, ठंडी मौसम में कृषि कैसे करोगे, अगर खेतों में अगर बर्फ जमी हुई है तो खेती करना पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन वहां पे जो मुख्य रूप से जो लोगों का जो खान पान जो होता है क्या होता है, मांस होता है, ठीक है। अब मांस जो होता है लंबे समय तक नहीं रह सकता था, तो इसीलिए मतलब मांस को मसाले में ये लोग रखते थे, जो कि मतलब खाने में भी स्वादिष्ट होता था और लॉन्ग समय पे वो टिक भी सकता था, ठीक है। इसीलिए मसालों का व्यापार मुख्यतः ईस्ट इंडिया से किया जाता था। आपको पता होना चाहिए, जब ये पुर्तगीज जो वास्को डी गामा जो आया था तो मसालों का व्यापार करके जो यहाँ से मसाला लेगा उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। मतलब 1 रुपया का सामान खरीद के ले गया, वहां पर जाकर उसने 60 रुपए में बेचे, तो बहुत अधिक प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन जो था सिर्फ मसालों कंपनी, मतलब मसाला का व्यापार करना। दूसरा रीजन क्या था, 1453 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते थे क्रूसेड, बोलते 1453। इसमें क्या हुआ था, कुस्तुतुनिया एक जगह था जो कि वर्तमान में आपको कहाँ पड़ेगा, तो आपका ये तुर्की के पास में पड़ता था कुस्तुतुनिया, जिसको अभी आप, ठीक है, तुर्की इंपायर था वहां पे, ऑटोमन इंपायर था, ऑटोमन इंपायर वहां पे था। तो वहां पे पहले जो था ना ईसाइयों का कब्जा था, ठीक है। लेकिन धर्म युद्ध हुआ, उसमें ईसाई हार गए और वहां पे उस्मानी तुर्कों ने उसको अधिकार कर लिया। वही एक रास्ता जो था जो कि ट्रेड होता था यूरोप टू ईस्ट इंडीज, ठीक है। मतलब भारत के ईस्ट इंडीज तो नाम उन लोगों ने दिया, हम लोग क्यों ईस्ट इंडीज बोले, ठीक है। हम लोग के साथ ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए वही एक रास्ता था। अब उस रास्ता पे किसका कब्जा होगा, उस्मानी सल्तनत का कुस्तुतुनिया या फिर एशिया माइनर पे कब्जा हो गया। और जब लोग यहाँ से जो व्यापार करने जो आते थे, माइक बंद कीजिए, जब यहाँ से जब वो लोग व्यापार करने आते थे, जब यहाँ से जब वो लोग व्यापार करने जब आते थे तो होता क्या था, ये लोग उनको पकड़ लेते थे, ईसाइयों को पकड़ के उनको भी मतलब इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे। तो इनसे बहुत सारा इशू होने लगा। तो इन्होंने इस रास्ता को छोड़ दिया व्यापार करने के लिए, लेकिन उनको क्या चाहिए था, मसाले चाहिए था। तो इनके लिए उन्होंने कोई दूसरा रास्ता को ढूंढना शुरू किया। इसी क्रम में बहुत सारे नाविक जो थे उनको नए नए रास्तों की खोज करने की बात कही गई है। उसी क्रम में वास्को डी गामा, कोलंबस, इन लोगों ने मतलब क्या किया, उन लोगों ने अपना नए नए चीजों का मतलब ढूंढना मतलब प्रारंभ किया। द फैक्ट यही था, यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आगमन करना प्रारंभ किया, ठीक है। 2 कारण बता दिया, पहला कारण मसाला, दूसरा कारण उस्मानिया सल्तनत के ने कुस्तुतुनिया एवं एशिया माइनर पर कब्जा किया गया 1453 में। इसको क्रूसेड के नाम से जानते हैं, जिसको धर्म युद्ध कहते हैं, जो कि मुख्यतः मुसलमान और ईसाई के बीच में हुआ, ठीक है। तीसरा रीजन क्या था, यूरोप में पूर्ण जागरण, मसाला व्यापार अवरुद्ध एवं अरबी नियंत्रण। पहले देखिए भारत कोई
भुला नहीं गया था, जिसको मतलब मतलब औपनिवेशिक कंपनियां को ढूंढने की जरूरत पड़ी। जी। ठीक है, हमारा ट्रेड होता था प्राचीन काल में, देखोगे तो हमारा ट्रेड जो था, आप बोलोगे जैसे रेशम बाग जो था, सिल्क रूट है, रोम तक हमारी व्यापार होती थी, लेकिन हमारा व्यापार मुख्यतः किसके साथ होता था? अरब वालों के साथ व्यापार होता था। अरब वाला क्या करते थे, जी। वो लोग जानते थे ब्रिटिश, वो लोग जाते थे यूरोपियन कंपनी के साथ व्यापार करते थे। तो इसमें बिचौलिया का काम कौन करता था? अरब वाला करता था। इसमें बहुत अधिक प्रॉफिट किनको होते? अरब वालों को। तो डायरेक्ट व्यापार करने के लिए भारतीय लोग आए। अरबी व्यापारियों का पूरी तरीके से भारतीय समुद्र पे कब्जा था। लेकिन उस समय एक रीजन और भी थी, हमारा व्यापार जो था, समुद्री व्यापार क्या था, स्वतंत्र हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश जब यहाँ पे जो ये पुर्तगीज जब आएंगे, तो मतलब कौन सी पॉलिसी चलाएंगे? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाएंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरी तरीके से समुद्रों पे उनका मतलब क्या हो जाएगा? एकाधिकार हो जाएगा। और ऐसे क्रम में औपनिवेशिक शक्तियां जस्ट लाइक पुर्तगाली किसके साथ उलझेंगे? अरबों के साथ उलझेंगे। लेकिन अरब जो थे उतने शक्तिशाली नहीं थे, और एक समय ऐसा आएगा पूरी तरीके से मतलब समुद्र पे किसका कब्जा हो जाएगा? तो औपनिवेशिक पुर्तगाली कंपनियों की हो गालियों जाएगी का। और इनको छोड़कर भागना जाएगा। ठीक है, मानवतावाद भी एक कारण था। वैज्ञानिक आविष्कार, आप देखेंगे वैज्ञानिक आविष्कार सबसे बड़ा रीजन था जिसके वजह से लोग समुद्र में उतरने लगे। पहले समुद्र में उतरते थे, भुला जाते थे। लेकिन अब किसका आविष्कार? कंपास का आविष्कार हो चुका था। कंपास के आविष्कार से रास्ते पता चलते थे, इसलिए लोग, नए नए नाविक जो थे, समुद्र में उतरने से अब घबराते नहीं थे। दूसरा, मानसून हवा का इन लोगों ने पता लगाया था। जैसे अरबों वालों ने मानसूनी शब्द उधर से ही आया, उन्होंने मानसूनी हवा का पता लगा लिया। अब उनको ये चीज पता हो गया, मानसूनी हवा में अगर हम जहाज को समुद्र में उतारेंगे तो हमारे जहाज काफी स्पीड गति, तेज गति से चलेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में उन लोगों ने पता कर लिया था। धर्म सुधार भी इसमें एक मैटर करता है। आप देखेंगे नए नए चीजों का मतलब खोज होना शुरू हुआ। नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई सबसे पहले 1492 में। कोलंबस ने मतलब अमेरिका का खोज किया। अब बहुत बार एग्जाम में पूछता है, भाई साहब बताओ कोलंबस कहाँ का है? बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोलंबस स्पेन का था। कहाँ का था कोलंबस? कोलंबस कहाँ का स्पेन का। नाविक? स्पेन। कोलंबस स्पेन का स्पेन नाविक। का। ठीक है, ठीक है। बात करें वास्को डिगामा कहाँ का नाविक? वास्को डिगामा ये पुर्तगीज था। पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल ध्यान का। रखें बिल्कुल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की कुक साहब ने। ठीक है, कहाँ का नाविक था? कुक, कुक ब्रिटिश नाविक ब्रिटेन था। का। ठीक है, बिल्कुल। तस्मान का खोज, तस्मान ने हॉलैंड को खोजा। ठीक है, न्यूजीलैंड, तस्मानिया को तस्मान ने खोजा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन सारे नए चीजों का मतलब सी रूट का मतलब क्या होगा? खोज होगा। जब सी रूट का खोज होगा तो क्या होगा? व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगी। तो क्या केवल व्यापारिक गतिविधि मिलेगा? क्या आप मान लीजिए आप केवल लंदन जाते हैं, लंदन नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात हो गई। अगर मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जाते हैं, तो क्या वहां के केवल जगह ही देख कर आते हैं कि वहां का कोई ना कोई कल्चर भी अपने यहाँ लेकर आते हैं? तो वहां का कुछ ना कुछ कल्चर को हम लोग कल्चर। अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो आप दार्जिलिंग गए घूमने, तो देखिएगा वहां पे थोड़ा ही दिन रहते हैं, लेकिन वहां का लोग पहाड़ी टाइप का वेशभूषा बनाकर क्या करता है, वहां फोटो खिंचवाने की कोशिश करता है। वहां का कुछ खान पान को लेकर अपने यहाँ लेकर चला आता है। ये मोमोज वगैरह होगा, कहाँ गए? तो उधर का ही है ना। तो लेकिन धीरे धीरे मतलब हमारे कल्चर में, तो ये लोग जब व्यापार करने जाएंगे ना, तो अपने साथ कल्चर को भी एक जगह से दूसरी जगह मतलब क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो इससे एक तरह का कल्चरल रेवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी कब से कब तक भारत में रही? 1498 से लेके, 1961। बिल्कुल 1498 से लेके 1961 तक। ठीक है, आप चलिए चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कैसे आई पुर्तगाली कंपनी भारत में, कैसे आई? तो यूरोप में पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ। ठीक है, वैज्ञानिक प्रकृति और साथ में पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, ये हेनरी द नेविगेटर जो था ना, बड़ा अच्छा बच्चा था। इसके नाम में ही नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब ही सर्च करना होता है। तो इसने मतलब मुख्यतः मतलब इसने मतलब क्या किया, जो नेविगेट करना, जो चीजों को नए नए जगहों का मतलब खोज करने को इसने बहुत ज्यादा मतलब क्या किया, बढ़ावा दिया। इसीलिए इसको द नेविगेटर कहते हैं, क्योंकि इसने जो भी नाविक बोला से हमको जगह को खोजना, ठीक बोला, ठीक है तुम खोजो, पैसे चाहिए पैसे ले जाओ, जहाज चाहिए ले जाओ, सुरक्षा चाहिए मैं दूंगा, लेटर चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ा पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। किसने इसकी नेविगेट करने में, चीजों को ढूंढने में इसने अपनी बहुत अधिक मतलब क्या की, भूमिका अपनी निभाई। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम प्रयास की बात करेंगे तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया 1487 में किया। और इसने एक जगह को खोज निकाली जिसको बोला गया उत्तमाशा अंतरिक्ष, मतलब आशा का अंतरिक्ष बोला गया, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसको खोज किसने की? इसका खोज मतलब केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की। ठीक है, पहला प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं रहा, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। ये सारे के सारे चीजें किसके समय हो रही है? तो द नेविगेटर के समय। द नेविगेटर क्या है? इसका कोई नाम नहीं है, टाइटल है, क्योंकि उसने बहुत सारे खोजों को मतलब क्या किया, बढ़ावा दिया। समझ में आ रही है चीजें?
ठीक है। जी अब हम लोग सर। चलेंगे द्वितीय प्रयास की बात करेंगे, जो कि 20 मई 1498 को हुआ, वास्को डी गामा। ठीक है, यही व्यक्ति जो थे ये केप ऑफ गुड, कभी पूछेगा केप ऑफ गुड कहाँ पड़ता है, तो देखिए बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसी रास्ते से ये साहब जो थे गिरते पड़ते कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे। ठीक है, भारत के कहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे बात करेंगे कालीकट। ठीक है, लेकिन ये रास्ता भटक चुके थे, क्या चुके थे, रास्ता भटक चुके थे, लेकिन रास्ते में इनको एक व्यापारी मिलता है। कौन सा मिलता है, गुजराती व्यापारी मिलता है, जिसका नाम क्या था, अहमद इब्न मजीदी। ठीक है, नहीं, अहमद इब्न मजीदी जो था, गुजराती ट्रेवल जो था, जो बोलता है मैं भी गुजरात का रहने वाला हूं, चलो मैं जानता हूँ रास्ता कैसे चलती है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। ठीक है, अब्दुल माजिद भी बोल सकते हैं अगर याद न रहे तो, मजीदी पूर्ण नाम था, पूरा नाम अहमद इब्न मजीदी था। इसने रास्ता दिखाई और सबसे पहले मतलब ये पहुंचे कालीकट। कालीकट की बात करेंगे तो केरल राज्य में पड़ता है। वहां का राजा जो है जमोरिन था। पूछेगा जमोरिन जो था, ठीक है, मतलब कैसा शासक था, हिंदू शासक था। ठीक है, अरबी व्यापार का इन्होंने विरोध किया। भाई साहब, जो व्यापार पहले से जो चली आ रही थी, अगर पूछेगा सबसे पहले अरब वाले कहाँ पे आकर बसे, तो सबसे पहले केरल के आसपास बात है। केरल में दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद आपको अभी भी दिख जाएगी। ठीक है, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद जो बनी थी केरल में बनी थी। ठीक, हालांकि उधर अरब में बना के भारत में सबसे पहले केरल में बनी थी, अभी भी आपको वहां पे देखेगी। तो अरबी व्यापारों के मुख्यतः समुद्री चीजों पे मतलब ये था, खूब ट्रेड वगैरह करते थे और अच्छे से करते थे। लेकिन जब ये पुर्तगाली जब आएंगे तो समुद्र पे एकाधिकार करना चाहेंगे, तो जो लोग पहले से है उनके साथ इनका क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गुजराती मतलब क्या करेंगे, अरबों को हरा देंगे, क्योंकि उनके शक्ति में क्या थे, ये बहुत अधिक मतलब क्या थे, शक्तिशाली थे। आप देखेंगे पुर्तगाली शासन का, ये जबोरिन जो था हिंदू शासक था। कैसा शासक था ये, हिंदू शासक था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे, हिंदू शासक था। आप चैनल का लिंक डाला गया ग्रुप में, जो नए लोग आएंगे आप वहां पे जाएंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको वहीं पे मिलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखोगे तो एस्टाडो डे इंडिया कंपनी भारत आती है, प्रथम केंद्र कोच्चि में खोल लेती है। कब खोलती है भाई साहब प्रथम केंद्र, प्रथम केंद्र कोच्चि में कब खोलती है, क्या बताएंगे, बिल्कुल 1503 में। 1503 में प्रथम केंद्र जो है कोच्चि में खोलती है। ठीक है, द्वितीय केंद्र कन्नूर में खोलती है, 1505 में खोलती है। दोनों को दोनों केंद्र जो था, मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा हूँ, नहीं सर, हो रहा है ठीक सर, है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। हो रहा है थोड़ा ठीक। थोड़ा स्लो हो जाइए सर, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्लो हो जाइए बस। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं, लेकिन नए लोगों को दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जो लोग सुनने के आदी है। तो प्रथम केंद्र इन्होंने जब भी लगे से ज्यादा स्पीड हो रहा है, यू कैन बता सकते हैं, मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, तो प्रथम केंद्र कोच्चिन केरल में 1503 में, दूसरा केंद्र की बात की कन्नूर केरल में। दोनों के दोनों केंद्र जो थे मालावा तट पे थे। कहाँ पे थे, मालावा तट पे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब 1505 में जब ये दूसरा केंद्र जब खोलते, जब इनको लगता नहीं भारत का व्यापारिक दृष्टि जो है इनके लिए मतलब जरूरी है, तो ये भारत में अपना पहला गवर्नर बना के भेज देते, जिसका नाम क्या था, अल्मेडा। क्या नाम था उसका, अल्मेडा। फर्स्ट गवर्नर क्या नाम था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, ध्यान रखें, ये पहला गवर्नर थे। ठीक है, जी अब ये सर। सारी चीजें हो रही थी उस समय। बात करेंगे तो दो व्यक्ति का बड़ा प्रमुख भूमिका रहेगा। एक का नाम तो मैंने बता दिया, हेनरी द नेविगेटर, जिनको मतलब डॉन हेनरिक बोला जाता था। नेविगेटर इसलिए क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या सामुद्रिक अभियान को मतलब बहुत अधिक बढ़ावा दिया और इन्होंने बहुत अधिक फंड भी किया था। ठीक है, जब पुर्तगाली जब भारत में जब आया तो हेनरी द नेविगेटर का नाम राजकुमार था, लेकिन शासक कोई और था। ठीक है, तो शासक जो था मैनुअल फर्स्ट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा वाला बहुत ज्यादा घुसेगा ना, तो इससे ज्यादा नहीं घुसेगा। ठीक है, मैंने इस बैच को पूरी तरीके से वनडे एग्जाम के डिजाइन कर दिया, पेड क्लासेस है। आप बोलोगे सर पेड क्लासेस में आप तो बीपीएससी करवा रहे हो, बीपीएससी के अलावा 1.5 साल के अंदर में जितना वनडे एग्जाम होगा ना, सारा का सारा उसमें एक्टिवेट होते जाएगा। इसलिए मैंने उस बैच का नाम ही दिया है प्लस क्लासेस। ठीक है, प्लस क्लासेस का मतलब है पूरी तरह से बैच जो रहेगी 70 बीपीएससी के लिए तो रहेगी, लेकिन जितना भी एग्जाम होगा ना 1.5 साल में, सारा एग्जाम को उसमें एक क्लास उसके उसमें जीके जीएस फाउंडेशन के तौर पर उसमें शामिल कर दिया जाएगा। जैसे आपका बिहार एस बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार एसआई होने वाला, तो ऑलरेडी उसमें एडेड है। कोई दूसरा एग्जाम आ जाएगा उसको भी उसमें ऐड कर दिया, तीसरा एग्जाम आ जाएगा उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। जी सर। तो मैनुअल प्रथम का नाम याद रखिएगा। जब पुर्तगीज कंपनी जब भारत आती उस समय शासक होते हैं राजकुमार हेनरिक द नेविगेटर का नाम याद रखिएगा। चलिए आप बात करेंगे उस समय भारत में भी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सरकारें तो रही होगी, क्योंकि जिस राज्य में सरकारें नहीं होती वहां पर अराजकता का माहौल बना हुआ रहता है। तो भारत में भी सरकारें थी। कौन सी सरकारें थी, तो दिल्ली सल्तनत। जाहिर सी बात है 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है भाई साहब। तो जिस समय 1498 आया तो उस समय कौन रहा होगा,
दिल्ली सल्तनत ही रहा होगा ना, दिल्ली क्योंकि तो उस समय सल्तनत। दिल्ली जी। सल्तनत था। और लोधी वंश का शासक था उस समय, जो शासक वही थे सिकंदर लोधी, जिन्होंने कौन सा शहर बनाया था, जहां पे आप लोग आगरा। जाते हैं ताजमहल को दर्शन आगरा। करने के लिए, ठीक है। आगरा आगरा। बिल्कुल आगरा। बिल्कुल बिल्कुल, आगरा। आगरा शहर इधर, ठीक, राइट आंसर। अब विजयनगर साम्राज्य अपने बात करेंगे, चरम पे तो नहीं लेकिन बढ़िया चल रहा था उस समय, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करो, नरसिंह राव द्वितीय सालुक जो था उस समय वहां का शासक था। गुजरात इंपोर्टेंट व्यापारिक क्षेत्र, महमूद बेगरा जो था गुजरात का शासक था। देखिए कहीं पे भी आपको तीन शासक का नाम नहीं मिलेगा, सिकंदर लोधी पे जाके स्टॉप होता है, लेकिन विजयनगर गुजरात को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। महमूद बेगरा गुजरात का शासक था। विजयनगर का शासक जो था नरसिंह राव द्वितीय सालुक था। दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोदी, जो कि लोडी डायनेस्टी से आते थे। ये सारे चीजों किस समय की बात हो रही, उस समय की बात हो रही जिस समय पुर्तगीज कंपनी भारत में आई, ठीक है। तो मैंने पुर्तगीज जी कंपनी सर। भारत में आने पे केंद्र आपको बताया, सब कुछ पता है, पुर्तगाल की क्या स्थिति थी उसे मैं सो बताया। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था किनके हाथों में था वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलेंगे वास्को डी गामा। काफी सुंदर सा दिख रहा है, लेकिन इस चेहरे के पीछे बहुत अधिक जुर्म छिपे हुए हैं, कभी इस पे बात करेंगे। तो आप देखेंगे क्या, तब ये भारत कब पहुंचा भाई साहब, तो 20 मई 1498 को ये भारत पहुंचा। हम्म। जहाज का नाम भी बहुत जगह में पूछ दिया जाता, महात्मा गांधी कौन से जहाज से गए, नहीं आजकल तो बकरी वगैरह का भी नाम पूछा जा रहा है कि किस जहाज से है, उनका जहाज का नाम याद रखिए। क्या नाम था जहाज का नाम? आओ गैब्रियल। ग्रेबियन। नाम ईसाई में, ईसाई रिलीजन में बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों लिया जाता है ईसाई रिलीजन में इसका सम्मान के साथ नाम, जानते हैं क्यों लिया जाता है? क्योंकि देवदूत था ग्रेवियल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केप ऑफ गुड होप से पहुंचे, कहां पहुंचे? गुजराती, ध्यान में, गुजराती कौन थे? अहमद बिन मजीदी, ध्यान में रखेगा। कालीकट का शासक जो था जमोरिन था, ठीक है। आने के क्रम में क्या क्या जी घटना सर। हुई? तो अरब व्यापारियों का विरोध हुआ, काली मिर्च का व्यापार करना शुरू किया। काली मिर्च कौन? कोल मिर्च, हम लोग मिर्च बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेगा। जी सर। समझ रहे हैं ना कौन सी, जिसका हम लोग जी ग्लास सर। में कूट कूट कर, रेस्टोरेंट लोग तो सामान्यतः प्रयोग करते हैं। 60 गुना अधिक प्रॉफिट हुआ। तो भाई साहब ये भारत से जब व्यापार करके गया ना 1400, फिर दोबारा भारत चला आया, ठीक है। और जब दोबारा भारत कब आया, हम्म। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वास्को डी गामा पंद्रह दोबारा सौ दो भारत कब में। आया, तो क्या बताएंगे? तो 1502 में 1502। ये दोबारा भारत आते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, कोच्चि में प्रथम फैक्ट्री 1503 में, और ये तीसरी बार भारत आया, ठीक है। तो पहला बार 1502 में, और तीसरी बार भी भारत आता है 1524 में। लेकिन इतना लालची व्यक्ति था, तीसरी बार जब भारत आता है तो यहीं पे निपट जाता है। कब निपट जाता है? 24 दिसंबर 1524 में कोच्चि केरल में निपट जाता है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498, 1502 1502। अब और 1524। 1524। तो कितने लोग 1524। ईमानदारी से बताएंगे तीसरा वाला उनको पता था? पता नहीं था। पता। 24। पता था, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता याद रखेगा, तीसरी बार ये भारत आए थे और तीसरी बार इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हम्म। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे की बात, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा कौन था? गवर्नर था गवर्नर था। पुर्तगाल का। गवर्नर था। भारत आगमन कब होता है अल्मीडा का? 1505। 1505 5 में। में। पॉलिसी, जिनको शांत जल की नीति भी कहते हैं, सो शुरुआत करेगा कौन? अल्मीडा, ठीक है। दूसरा गवर्नर जी कौन सर। था? अल्बुकर्क। फ्रांस। बिल्कुल, बहुत सुंदर, फ्रांस, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, बड़ा तेज गवर्नर था। दूसरा था, भारत में हम्म। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क को अल्बुकर्क। माना जाता है। फ्रांसिस अल्बुकर्क। बहुत सुंदर। जब ये आता है तो भाई साहब होर्मुज के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। बोलेगा होर्मुज कहाँ पे है, तो पर्सियन में। अभी भी अगर होर्मुज के ऊपर अगर कंट्रोल करेंगे, ओमान। होर्मुज के ऊपर भी अगर कंट्रोल अगर कर लेंगे ना, तो अभी भी दुनिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। कि होर्मुज के बीच में एक लाइन जाती है, दुनिया का सारा मतलब कौन सा व्यापार, तेल का व्यापार जो होता है इसी रास्ते से की जाती है, ठीक है। और इस होर्मुज का जो जी ये है, सर। इस पे कंट्रोल किसका है? ईरान का है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। इसलिए बार बार ईरान कहता है बहुत तेज बनते, मैं इस पे कंट्रोल करूंगा और सारे तेल को रोक दूंगा। उसके बाद तेल की कीमत में क्या आएगा? भूचाल आएगा। जब तेल की कीमत में भूचाल आएगा तो सामानों की कीमत स्वतः ही बढ़ जाएगी। जब सामानों की कीमत जब बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था स्वतः ही मतलब बहुत अधिक मतलब क्या होगी? प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत तेज जी आदमी था, सर। होर्मुज पे कंट्रोल किया 1555 में।
मलक्का पे कब्जा किया 1511 में, और गोवा को जीत लिया यूसुफ 1510 में। शाह से, ठीक है। यूसुफ शाह से गोवा को जीत लिया, बीजापुर का शासक था 1510 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तीनों चीजें आपको याद रखेगी। तो सबसे पहले पूछेगा होर्मुज पे किस पुर्तगाली गवर्नर ने कब्जा किया, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कब किया, तो 1515 में। मलक्का पे कब किया, 1511 में। गोवा पे कब किया, 1510 में, ठीक है। लेकिन 1510 बात करेंगे इसने केंद्र किसको बनाया, ठीक है। तो अभी तक गोवा जो था केंद्र कोच्चि नहीं को। होगा, ठीक है। कोच्चि को केंद्र बनाया। कोच्चि कहाँ पड़ता है, तो कोच्चि केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कोच्चिन केरल में केरल पड़ता है, से। ठीक है। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपना। यहाँ पे देखिए दो चीज ध्यान में रखा, ब्रिटिश कंपनियां और पुर्तगाली कंपनियां के बीच में क्या अंतर रहेगा। तो पुर्तगाली कंपनी कहेगी इसे ऐसा करो, भारतीय महिलाओं से विवाह करो, और ब्रिटिश कंपनी बोलेगी देखो ध्यान में रखना, जब दूसरा वाला जो एक्ट आता आई थिंक पीट इंडिया एक्ट में या फिर 1773 वाले एक्ट में, ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें एक सीधा सीधा बात लिखा हुआ था, तो कोई भी ब्रिटिश अधिकारी या फिर ब्रिटिश कर्मचारी भारतीय महिलाओं से विवाह नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान में ये फैक्ट आपको क्या रखना है, याद में रखना है। तो अल्बुकर्क ने बोला भारतीय महिलाओं से मतलब क्या करो, विवाह करो, ठीक है। विवाह करो। नीचे चैनल का लिंक डाला हुआ है, जो भी नए लोग आ रहे हैं आप वहां पे जाएंगे तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, इसलिए मस्ट यू शुड ज्वाइन पीपीएससी रेजुलेशन अपडेट चैनल, ठीक है। चलिए उसके बाद आएंगे, ये पीडीएफ तो पेड ग्रुप का पीडीएफ है, बाकी सारा पीडीएफ आपको उसमें ही मिल जाएगा, लेकिन आज जो मैं पढ़ाया वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा नीचे जो चैनल जो दिया है उसमें, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा। अब आते हैं नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा की बात करेंगे तो गोवा को राजधानी बनाया। तो गोवा पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी कब बनेगा, 1500 कब बनेगा 30 में। बताइए, 30 में, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, 1961 तक बना हुआ रहेगा, जब तक पुर्तगाली जो है भारत से जाएंगे नहीं, ठीक है। हुगली व सेंट टोमे में बस्ती जी सर। बनाई, ठीक है। सेंट टोमे में, सेंट टोमे का युद्ध भी होगा आगे चल के, ठीक है। हुगली पड़ता था पश्चिम बंगाल में, सेंट टोमे शहर मद्रास में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रहे, बासिन द्वीप पे अधिकार कर लिया। बहादुर शाह गुजरात के शासक की मृत्यु होता है, ठीक है, ध्यान में रखें इसी के समय होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, जी सर। क्या, चलिए अब आगे आते हैं, बंगाल के शासक महमूद शाह 1536 में क्या होता है उससे मतलब चटगांव, ठीक है, चटगांव, ठीक है, अभी कहाँ पड़ता है, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बांग्लादेश में। पड़ता है, ठीक है, सटगांव। नहीं, उस समय बंगाल में था, अभी बांग्लादेश में चटगांव पड़ता है, ठीक है। बंगाल के शासक महमूद शाह, ठीक है। तो ध्यान में रखें, प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे तो यहाँ पे तो नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखें चटगांव, चटगांव लेता है। औरंगजेब ने इसको भगा दिया, क्या किया औरंगजेब ने, मतलब क्या किया, भगा दिया, ठीक है। अकबर की बात करेंगे तो अकबर हुगली समुद्री लूट का केंद्र बन चुका था इसके समय में, अकबर के समय ही बना था, ठीक है। अकबर के समय में आया था फादर मेंसरेट जो था भारत आता है, ठीक है। और समुद्री लुटेरा का जो केंद्र बन गया था इसको शाहजहां ने भगाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद के एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति जो थी, जो इनके इनकम का एक स्रोत हुआ करता था, उसका नाम था कार्टेज। कौन सी पद्धति थी, कार्टेज अरमेडा खलीफा पद्धति, ठीक है। आप क्या होता था, जैसे आप कभी हाईवे पे जब यात्रा करेंगे तब जोर से जाते हुए तो एक जगह पे टोल टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह समुद्र में यात्रा करने के लिए आपको पास लेना पड़ता था। ये पास किस तरह का पास था, तो ये लोग कहते थे कि तुम पास लेकर जाओगे तो हम तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, विदाउट पास अगर पास करोगे तो हमारी जहाज तुम्हारी जहाज को डुबा देगी। अब बड़ा शक्तिशाली हो चुके थे समुद्र में, मुगल बादशाह अकबर को भी इनसे मतलब पास लेना पड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी इनके सर। समय में प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, नागपट्टनम, ठीक है, ईस्ट एशिया में था, ठीक है। बात करेंगे बस्ती की, बात करेंगे तो मुख्यतः दो बस्ती थी, गोवा में थी, ठीक है। एक जो था सैंट टोमे, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। तो गोवा वाली बस्ती सैंट टोमे इनके लिए बहुत ज्यादा योगदान था। अब यहाँ पे पूछा जाता है पुर्तगालियों ने हमें क्या दिया, तो पुर्तगालियों ने हमेशा हमें प्रिंटिंग प्रेस दिया, क्या दिया, प्रिंटिंग प्रेस दिया। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस अगर पूछा जाएगा कहाँ लगा था, तो गोवा में लगाया गया था, 1556 में लगा था। कब लगा था, भारत में पहला गोवा प्रिंटिंग प्रेस कब 1556 लगा में। था, गोवा में लगा था, 1556 में लगा था। और हमें क्या क्या दिया, तो और हमें दिया तंबाकू, जो नहीं देना चाहिए था, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, एक अल्फांसो आम, ठीक है। अल्फांसो आम बड़ा सुंदर होता है, जीआई टैग भी मिला है। तो ये सारे के सारे हमें किसने दिए थे, हमें मतलब किसने दिए, ब्रिटिश ने दिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी अल्फांसो सर। गवर्नर के नाम से ही आम का नाम है, ठीक है।
जहाज निर्माण कला जो था किसने दिया? किसने दिया? तो पुर्तगालियों ने दिया। ठीक है। प्रथम चर्च 1510 में सेंट थोमा केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है। कब किया गया? 1510 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पादरी, फर्स्ट पादरी जो था, इनके नाम पे भारत में बहुत सारा स्कूल आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को जेवियर। अभी भी संत जेवियर जो था, संत जेवियर के नाम से अभी भी भारत में बहुत सारा स्कूल जो था वही आपको ध्यान में मिल जाएगा। ठीक है। प्रथम पादरी जो था इन्हीं के समय भारत आया था। एक कला दिया था पुर्तगाली कला, जिसको गोथिक स्थापत्य कला या फिर गोथिक आर्किटेक्चर के नाम से जाते हैं। तो ये देखिएगा, अब ये देखेंगे कला कैसी होती थी। इस कला में मुख्यतः किसका निर्माण होता था? चर्च का निर्माण होता था। कैसा चर्च बनता था? आपने बर्थडे का टोपी देखा है क्या? कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बनती थी। हाँ, शंकुधार। ये देखिए बना हुआ है ना, ये बना हुआ नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो चर्च जो है किस कला से बना हुआ है? तो गोथिक कला से बना हुआ है। ठीक है, मुख्यतः गोथिक इस कला कला से। में क्या बनाई जाती थी? तो चर्च वगैरह बनते थे। ठीक है, ध्यान, ये सारे के सारे दिन किसके हैं? पुर्तगाली के। अब यहाँ पे भाई साहब पुर्तगाली का पतन हो जाता है, किस कारण? रिलीजियस इंटॉलरेंस। अब धार्मिक असहिष्णुता क्या होता है? अब धार्मिक असहिष्णुता का मतलब होता है इन्होंने कन्वर्जन करवाना शुरुआत किया। भारत जो था लैंड ऑफ हिंदूज, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कन्वर्जन करवाना शुरुआत किया। और इन्होंने बहुत सारे लोगों का मतलब क्या किया? कन्वर्जन करवा दिए। ठीक है, इस वजह से मतलब क्या हुआ? इनका मतलब पतन होने लगा, भारतीय शासक इनके विरोधी हो गए। आवाज आ रही है? जी सर, आ ये रही है। दूसरा चीजें होगी इनका पुर्तगाली सॉरी इनका यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष होगी, क्योंकि भारत में एक समय बहुत अधिक राज इनका हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मतलब चीजें क्या होती बदल जाती है। और बहुत सारे बात करेंगे तो बहुत सारे और भी मतलब औपनिवेशिक कंपनियां आएगी, वैसे संदर्भ में इनका क्या होगा? संघर्ष होगा उनसे। ठीक है, काटेज अर्मिडा खापीला पे समुद्री लूट की नीति, ये बहुत खराब पत्ती था। भारत मुगल शासक के अधीन है, तुम मुगल शासक अकबर को बोल रहा है तुम भी टैक्स दो, पास ले लो, तब जाकर हम तुमको समुद्र में जाने देंगे। तो ये सारी चीजें गलत थी। इन वजहों से भी मतलब क्या हुआ? इनका मतलब क्या हुआ? इनका पतन पतन मतलब हो गया। प्रारंभ होता है। क्योंकि ये भारतीय शासक के मतलब डायरेक्ट मतलब क्या हो गया? तो उनके मतलब क्या हो जाएंगे? खिलाफ आने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे मैंने बताया प्रथम गवर्नर तो आपने बता दिया अल्मीडा साहब। तो भाई साहब अंतिम गवर्नर कौन थे 1961 में? तो उस समय बुस्सी था। कौन था? बुस्सी था। बुस्सी, बुस्सा लिखते हैं, बुस्सी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गवर्नर की बात करेंगे, बुस्सा था, बेचारा बहुत डरा हुआ था। ठीक है, इनकी बीबी और भी ज्यादा डरी हुई थी। तो जब वहां पे जब भारतीय सेना के द्वारा जब गोवा पे जब कब्जा किया गया, तो सबसे पहले अपने बीवी को ये सबसे पहले, ठीक है, कहाँ भेजता है? लिस्बन भेज देता है। उसके बाद इनको कैद कर लिया जाता है, हालांकि मतलब उस तरीके से कैद नहीं किया जाता है। बाद में जाके के साइन होता है उसका ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, बहुत ही कम समय में, जीरो हेलो कैजुअलिटी कहते हैं हेलो उसके तहत। मतलब क्या होता? बोलिए। हेलो। बोले सर थोड़ा हाँ, तेज चलिए, बहुत स्लो हो गए। अच्छा, एक समय स्लो था अभी तेज हो गया। अच्छा, ठीक है, तो बुस्सी का नाम आपको ध्यान में रखिएगा। ये अंतिम क्या थे? तो बोले गवर्नर स्लो थे। ठीक थोड़ा, है, कुछ ज्यादा ही स्लो हो गए, थोड़ा तेज पढ़े। अच्छा, ठीक 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 है। तो अंतिम गवर्नर 1961, बुस्सी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेशन विजय आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, पुर्तगाली बस्ती गोवा दमनदीप का भारत में विलय होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या होता है यहाँ पे? पुर्तगाली बस्ती जो उस समय था, अंतिम रूप में कौन कौन था इसके अधीन? गोवा था, ठीक है, दमन दीव था। इन सारे को मतलब क्या किया जाता है? भारत में मतलब विलय कर लिया जाता है। ठीक है, वाइस किंगडम रहती है ये। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सब जगहों पे लागू होता है। 1961 में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में, गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से आते क्विक रिवीजन, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। बताए वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? सभी लोग बोलेंगे, रिवीजन है। 1498। 1498 कब स्थापित हुई थी? 1503। फ्रांसिस्को दी अल्मेरा प्रथम गवर्नर कब बने थे? 1505 में। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा, चर्च सेंट थॉमस का प्रथम, ठीक है, कब बना था? ये सारी चीजें कब हुई थी? अगर पूछेगा भारत का पहला चर्च कौन है, तो सेंट थॉमस है। ठीक है, कहाँ पे है? ध्यान में रखिएगा, केरल में है। ठीक है, ध्यान में, केरल में। ठीक है, चल, नीनो दी कुन्हा ने गोवा को राजधानी कब बनाया? 1530 में। 1530 में। ठीक है, चर्च 10 में, ठीक है, और गोवा राजधानी 30 में। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब? 1524 में सर वो मरा भी था ना बीच में, 1510 के बाद। अल्मेडा नहीं मरा था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा मर गया था 1524 में।
हम्म 1524 में भारत में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, दूसरी बार 1502 में आएगा, बताया तो था। प्रांतः प्रिंटिंग प्रेस कब आई? 1556 सर। 1556 में, बहुत सुंदर, ठीक है। राजकुमारी कैथरीन का बेटा राजकुमारी कैथरीन का बेटे राजकुमार चार्ल्स से विवाह कब होता है? 1961 कैथरीन में। का 1961, 1661। 1661 में, 1961 में नहीं, ठीक है। और ऐसे क्रम में क्या होता है, जब बॉम्बे को मतलब क्या दिया जाता है, ब्रिटिश को मतलब क्या किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, दहेज के रूप में दिया जाता दहेज के रूप में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन विजय 1961, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस 16 है। 19 दिसंबर दिसंबर 1961, ठीक है। हाँ 19 है कि 16 था? 19 है, सॉरी 19 19 दिसंबर 19 दिसंबर 19 है, 19 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुर्तगाली समाप्त हो गया, इससे ज्यादा प्रश्न पुर्तगाली से नहीं बनते, ठीक है। चलिए अब आते हैं डच के ऊपर, हम लोग आते हैं, ठीक है। डच के ऊपर आते हैं तो डच की बात करेंगे, वहां के निवासी को नीदरलैंड निवासी या फिर हॉलैंड के निवासी के रूप में जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम कब छोड़ दिया, ठीक है। तो 2019 में 19 में। देश अपना नाम बदल लेती है, जैसा कि अभी आप देखोगे तुर्की बोला से भाई साहब अब से हम क्या तुर्कीये है, ठीक है। फरमोसा बोला से अब हम ताइवान है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम बदलती है। तो नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम 19 में छोड़ता है, ठीक है। 1596 में, ठीक है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक का नाम क्या था? कार्नेलियस डी हाउटमैन, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602। ध्यान में रखेंगे 1602 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो थी ज्वाइंट वेंचर था, कैसी कंपनी थी? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपनी शुरू किया, हमें 5 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना शेयर जारी करेंगे। और शेयर जारी करेंगे तो हमारा इसमें कंपनी के अंदर बहुत अधिक मतलब भागीदार हो जाएगा, तो हमारा कंपनी कैसा होगा? ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगा, ठीक है। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो बटाविया, पूर्व का मुख्यालय जो कि इंडोनेशिया में पड़ता था, फॉर्मर हेडक्वार्टर, लेकिन भारत आगमन पे 1605 में प्रथम केंद्र जो था ये अपना मसूलीपट्टनम में स्थापित करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। मसूलीपट्टनम किस राज्य में पड़ता था वो भी जरा बता दीजिए। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे अपना केंद्र? सूरत में स्थापित करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कोच्चि में स्थापित करेंगे, पुलिकट में स्थापित करेंगे, ठीक है। मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री था, बालासोर उड़ीसा में पड़ता था। चिनसूरा और कासिम बाजार कहाँ पे पड़ता था? वेस्ट बंगाल में था। कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में था, ठीक है। नागपट्टनम की बात करेंगे तमिलनाडु पे। ये सारे के सारे किसके केंद्र थे? ये सारे के सारे डच केंद्र थे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महत्व क्या है, क्या इंपोर्टेंस है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंस आपको ध्यान में रखिएगा। जितने भी औपनिवेशिक शक्तियां भारत में आए, सबने व्यापार किया। किसका व्यापार किया? तो सबने मसालों के व्यापार किया, लेकिन इसने बोला से नहीं, हम भारत में वस्त्र व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? वस्त्र व्यापार करने को बढ़ावा किस औपनिवेशिक शक्तियां ने? मेड इंडिया द सेंटर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड किसने बनाया? डच ने। डच कंपनियां ने, ठीक है। और इनका पतन किस युद्ध से होता है? क्या नाम है? बेदरा का युद्ध में इसको बहुत अधिक वेदना मिलता है, ठीक है। इसमें डच शामिल थे जिनकी हार हो जाती है, अंग्रेज ब्रिटिश की जीत होती है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस समय कंपनी के गवर्नर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डचों का ज्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलाया पर था, ठीक है। ज्यादा ध्यान कहाँ पे था? मलाया जो था कि दक्षिण पूर्व में स्थित जो था उस पे ज्यादा ध्यान था, इसीलिए ये भारत में पूरी शक्ति के साथ नहीं लड़ पाए। ध्यान में रखेंगे। अब बात करें, क्या ये केवल ईस्ट इंडिया में केवल भारत के ऊपर अधिकार था डचों का? नहीं भाई साहब, इनका श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर प्रमुख प्रभुत्व स्थापित था। कहाँ कहाँ पे था? श्रीलंका पे, इंडोनेशिया पे तो बहुत दिन तक था, इंडोनेशिया तो बहुत बाद में छोड़ के ये जाते हैं, ठीक है। मलक्का पे भी, ठीक है, ध्यान में रखें। औद्योगिक वेतन भूति, मतलब इन्होंने बोला जो कर्मचारी जो काम करेगा उनको क्या दूंगा? सैलरी दूंगा। क्या दूंगा? सैलरी दूंगा, ठीक है। स्वर्ण सिक्का जो ये ढालते उनका नाम क्या? पैगोडा था। स्वर्ण सिक्के को इनके क्या, डच के स्वर्ण सिक्के क्या बोलते थे? पैगोडा था, ठीक है, ध्यान में रखें, पैगोडा था, ठीक है। क्विक रिवीजन में आते हैं तो प्रथम नागरिक का नाम बताइए जो कि 1595-96 में भारत आया था, डच नागरिक था, हाउटमैन। बहुत सुंदर। चलिए बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बताइए और इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए जरा हमें।
1600 तो डच ईस्ट इंडिया डच ईस्ट कंपनी इंडिया वारगिंते ओस्ट कंपनी इंडियस कंपनी। वारगिंडे देखो अगर पूछेगा ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी तो क्या बताएंगे, कैसी कंपनी थी? अभी जस्ट बताया कैसी कंपनी थी, जॉइंट वेंचर। ज्वाइंट वस्त्र वेंचर। कैसी थी? ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर। वेंचर। अगर पूछेगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी तो क्या बताएंगे? तो सरकारी कंपनी। देखिए तीन तरह की कंपनियां भारत में आई। एक कंपनियां थी जैसे हम आप सभी लोग मिल जाए ग्रुप में, कितने 20-22 लोग है ना, हम सभी लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे आज ना मैं एक कंपनी बनाऊंगा, ठीक है? तो कंपनी बनाऊंगा तो कंपनी में कितने लोग साझेदार, जितना लोग ग्रुप में है वही लोग केवल साझेदार होंगे, ठीक है? एक कंपनी जी बनेगी, सर। सरकारी कंपनी होगी जिसका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा फंड आएगा, जो कि कौन सी कंपनी थी? फ्रेंच कंपनी थी। एक कंपनी बोलेगी नहीं नहीं हम तो मतलब सब कुछ करेंगे, अब बहुत सारे लोगों को शामिल करेंगे और अपना शेयर निकालेंगे, उसको बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर कंपनी, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। और कंपनी को जब प्रॉफिट जब होगा तो किसको प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो सभी जो को। लोग जो इसमें शेयर खरीदे रहेंगे सभी लोगों को प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंपनियां जो थी आपकी डच कंपनियां थी। जबकि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कैसे चलती थी? पार्टनरशिप के तौर पे चलती थी। कैसी चलती थी? पार्टनर होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना? तो इन सारे चीजों का जी। आपको ध्यान में रखना है। तो मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? 1602 1605 1605। में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एकमात्र 1605। किला वन डच फैक्ट्री जो जिसका नाम गोल्ड्रिया था, जो कि कहाँ पे स्थापना, गोल्ड्रिया की स्थापना पुलिकट। पुलिकट में हुई थी, ठीक है, पुलिकट 1610 में। में। बंगाल के पिपली में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? पिपली में। 27। माइक बंद कर लीजिए। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में डचों के व्यापारिक अधिकार कब दिया था? 64 में 1664 में। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजय कब इनको और पतन कब हो गया डच कंपनी का? तो 1759 1759 में, में। ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आएगी या 1647 तक भारत में रहेगी, ठीक है। चलिए जी जो सर। भी बात कर रहे हैं माइक बंद कर लीजिए, बार बार समझा रहा हूं ना। सिखाया ना कब? आप सिखाए हमको। बचपन में? हाँ हाँ। ऐसे सिखाइए। अच्छा हाँ। किनके तरफ से आवाज आ रही है? पता नहीं सर। अभी नहीं आएगी, ठीक है। चैनल का लिंक आपको नीचे दिया गया है, सभी लोग चैनल को ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आप आगे चलेंगे तो कुछ चीजें हैं उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखिए इंग्लैंड की कंपनी की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि 1599 जॉन मिल्डेनहॉफ भारत आए थे, ठीक है। तो बोला जाएगा मिल्डेनहॉफ भारत कब आया था? तो 1599 में ही भारत आ गया था। 1599। स्थापना की बात करेंगे 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बात की जिस समय जी स्थापना हुई थी सर। उस समय शासक कौन था? तो अगर इंग्लैंड का शासक, ब्रिटिश शासक की बात करेंगे तो शासक नहीं, शासिका साहिबा थी, महारानी एलिजाबेथ जी। फर्स्ट थी। एलिजाबेथ। बात करेंगे भारत में कौन था? तो अकबर महान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अकबर। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे मैंने बोला ये किस तरह की कंपनी थी, तो एक तरह की निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, जिसमें शेयरधारी होते थे, ठीक है। अब शेयरधारी होते इनका संचालन किस तरीके से चलता था? तो इनका चलता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होता, जो कि 24 सदस्यों वाली एक टीम होती थी, उसके हिसाब से मतलब इनका संचालन होता था, ठीक है। कंपनी का जी प्रथम सर। गवर्नर थॉमस स्मिथ। थॉमस थॉमस स्पिट। स्पिट। कितने वर्षों का एकाधिकार मिला? 15 वर्षों का वर्ष एक का अधिकार मिला। एकाधिकार क्या होता था? जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे से चलो मैंने बोल दिया से आज से ये बगीचा में आम तोड़ने का अधिकार केवल आपका है, तो मेरे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन हमने किसी को एकाधिकार नहीं दिया, बोला से नहीं बगीचा से जो भी आम टूटेगा वो आपका होगा, तो केवल आपको मतलब मैंने जी वैसा सर। अधिकार दे दिया, ठीक है। तो इससे इंडिया में व्यापार करने का अधिकार किसके पास दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही मतलब इंडिया में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। रश्मि आपका कैमरा ओपन हो चुका है, बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो इनको चार्टर प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे, राजा जेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 15 वर्षों का एक अधिकार प्राप्त था, लेकिन जेम्स प्रथम आएगा उसने, ठीक है, बात करेंगे एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बना दिया है, ठीक है। एकाधिकार का तो जी सर। मोनोपोली होता है, मतलब भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। इसको अनिश्चित काल तक, अनलिमिटेड समय के लिए किसने बना दिया था? जेम्स प्रथम ने। किसने बना जेम्स दिया? प्रथम। जेम्स जेम्स प्रथम ने प्रथम बना सर। दिया, और जेम्स प्रथम का ही राजदूत बनकर, ठीक है, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आएंगे 1611 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1608 में भारत में आते हैं। शिप का नाम क्या था?
रेड रेड ड्रैगन। ड्रैगन क्या नाम था? रेड ड्रैगन जो था शिप का नाम था, ठीक है। कहाँ कहाँ पे केंद्र बनाएंगे? तो सूरत में केंद्र बनाएंगे 1613 में, बंबई में केंद्र बनाएंगे 1668 में, ध्यान रखेंगे मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज की भी स्थापना ये करवाएंगे, कुडक्लोर में फोर्ट सेंट डेविड की स्थापना करवाएंगे, मसूलीपट्टनम में प्रथम केंद्र वाला था 1611 में, लेकिन सफलतम केंद्र इसको माना जाता सूरत वाला 13 में 2 साल के बाद। ओडिशा में केंद्र जो था 1633 में बनेगा। हुगली पे भी केंद्र बनाएंगे। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब कराएंगे? 1698 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और काशी बंगाल भी जो था वो भी मतलब बंगाल में ही केंद्र था। ये सारे के सारे ब्रिटिश भारत में मतलब क्या थे? व्यापारिक केंद्र थे। केंद्रों का विकास, इंपोर्टेंट सेंटर की बात करेंगे तो देखेंगे सबसे उत्तर भारत में मुगल के समय, दक्षिण भारत में भी सभी जगह पे होता है। और उत्तर भारत में बात करेंगे मुगल के समय, बात करें जहांगीर जो था उस समय शासक था। 1605 से लेके 1625 तक की बात करेंगे, जहांगीर आपका शासक होगा। जहांगीर के काल में भारत पहुंचा, कौन पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस जब आता है तो इम्प्रेस करना चाहता है, किसको इम्प्रेस करना चाहता है? हॉकिंस जब भारत में जब आएगा तो इम्प्रेस करना चाहेगा, इसीलिए किस भाषा में बात करेगा? तुर्की भाषा में बात करेगा। फारसी भी कहीं पे दिया रहता है, ठीक है। इसीलिए मतलब 400 का मनसब दिए प्रदान किया जाता है, इनको उपाधि दिया जाता है, इंग्लिश खान की उपाधि दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 1611-12 में अंग्रेजी कप्तान बेस्ट एवं मिडलटन ने एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं सबबाली की लड़ाई, बैटल ऑफ सबबाली। इसमें ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में, जिसमें पुर्तगाली को हराया था, उसमें अंग्रेजी अधिकारी का नाम क्या था? कैप्टन मिडलटन, याद रहेगा। सबाली की लड़ाई किसके किसके बीच में होती है? ब्रिटिश के बीच में और पुर्तगीज के बीच में, जिसमें कैप्टन मिडलटन जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? हेलो सर, सवाल हाँ बोलिए सवाली, क्या सवाल है? क्या हुआ बैटल ऑफ सवाली, बताइए। गलत बताया क्या? ठीक तो बताया 1611-12, ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? नेक्स्ट बढ़िए सर, नेक्स्ट बढ़िए। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सूरत में स्थिति की बात करेंगे तो उस समय जो था सूरत में जो फैक्ट्री जो बनी थी 1613 वाला, जो कि अस्थायी फैक्ट्री थी इनकी, तो प्रथम अस्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री थी, जिसका हेड जो था थॉमस एल्बर्ट को बनाया गया। किसे बनाएगा? थॉमस एल्बर्ट को इसका हेड बनाएगा। तो इसे इन्होंने 1611 में ही मतलब फैक्ट्री स्थापित कर ली थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी नहीं रह पाया था। बाद में उसको हटाने का आदेश जारी किया गया था क्योंकि उस समय बहुत अधिक दबाव था। लेकिन 1613 वाला सूरत में जो फैक्ट्री जो बनी थी वो अस्थायी फैक्ट्री थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 1615 में बात करेंगे तो फिर से जेम्स ही रहेंगे, उस समय जेम्स प्रथम ही। तो यहाँ पे फिर से राजदूत बनकर कौन है? टॉमस शुरुआते हैं। मुगल साम्राज्य से व्यापार की अनुमति लेते हैं, ठीक है। उस समय तक व्यापार की अनुमति वगैरह नहीं था, फैक्ट्री वगैरह स्थापित हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से व्यापार की अनुमति लेने के लिए 1611 के बाद फिर 1615 में टॉमस रो साहब आएंगे, ठीक है। उसके बाद शासक आएंगे जहांगीर के समय कुछ चीजें होती है, जैसे देखिए बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली के किनारे स्थापित जो हुआ 1651 में, शासक उस समय कौन हो जाए? औरंगजेब हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे शाह शुजा के द्वारा, ठीक है, शाह शुजा के द्वारा निशान दिया गया। निशान को क्या बोलेंगे? निशान को दस्तखत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्तखत, दस्तखत क्या होता है? एक तरह का चिन्ह समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझसे बोला से चलो हम तुम्हारे पास मतलब कि तुम तो कुछ साइन करके दो, तो हम साइन करके दे देंगे, मेरी पहचान हो गई, चलो हम तुमको इसके लिए मतलब डिग्निफाइड कर रहे हैं, मतलब तुमको लिए इसके लिए ऑथराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो निशान जो था उसमें बंगाल का जो गवर्नर जो था, ठीक है, आई थिंक अकबर का पोता था ये शाह शुजा, ठीक है, तो उसी के द्वारा अनुमति दी गई। और इसके लिए बोला गया 3000 रुपया वार्षिक दिया गया, जो कि बहुत ही कम राशि थी। 3000 रुपया व्यापारिक अनुमति के साथ ट्रेड करने का परमिट जो था, मतलब निशान जो था, अधिकार जो था, ब्रिटिश को मतलब मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 1668 में मतलब क्या? अंग्रेज वर्सेस मुगल वाली कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखें। औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली, मसूलीपट्टनम आदि छीना।
औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली, मसूलीपट्टनम आदि छीना, और अंग्रेजों ने इसके लिए मतलब क्या होता है, माफी भी मांगती है, तो फिर से मतलब औरंगजेब माफ कर देते हैं और माफ कर व्यापार दिया। करने की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1698 ब्रिटिश जो थे बड़ा तेज निकले, उन्होंने बोला से मतलब क्या कर, बंगाल में मतलब 3 गांव। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा, पेड का क्लासेस का भी कुछ डालना था थोड़ा सा, 1 मिनट। 5 बजे से ही लेने वाले थे ना, थोड़ा जरा लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो 3 गांव का नाम आपको ध्यान में रखना। पहला का नाम कालीकट, दूसरा का नाम सूतानटी, तीसरा का नाम गोविंदपुर। तीनों की जमींदारी मिलती है, किसको मिलती है, ब्रिटिश को मिलती है। अब यहाँ पे ये उस समय जो व्यक्ति जो था उसने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका नाम था जॉब चार्नोक। ये तीनों को लेके क्या करता है, एक शहर के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसको वर्तमान स्वरूप में आप कलकत्ता के रूप में जानते हो। ठीक है, पहले ये छोटे छोटे गांव थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पे, जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना भी इसी समय में की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आ जाती जी फारुखसियर। सर। फारुखसियर जो था ब्रिटिश को बहुत अधिक मतलब क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और काफी अधिक मतलब क्या करता है, नंबर के आप यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। हमको अगर पेड ग्रुप के लिए कोई अगर जरूरी वगैरह चाहिए तो क्लास के बाद मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो फारूक शेर की बात करेंगे, जिनको बात करेंगे, तो इन्होंने शाही फरमान दिया, जिसको गोल्ड रॉयल डिक्री कहते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे ना, 3,000 वार्षिक किराए पे बंगाल को दे दिया, 10,000 के वार्षिक किराए पे अब इनको सूरत को मिल गया। और एक चीजें इसमें और भी थी। ठीक है, बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने किया गया। बीपीएससी के प्रश्न में पूछेगा, बीपीएससी में पूछेगा से शाही फरमान जो जारी किया गया उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला देगा, उस समय जी सर। भारत का शासक की बात करेंगे। आशीष जी कैमरा बंद कर लीजिए। उस समय भारत का शासक जो था फारुखसियर था। दूसरा पूछेगा, 3,000 के वार्षिक किराए पे बंगाल को दिया गया, 10,000 के वार्षिक किराए पे सूरत को दिया गया। कंपनी के बंबई में कंपनी के, ठीक है, कलकत्ता में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों का संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और यहाँ पे जो मतलब एक जो ग्रुप जो गया था उसको लीड कर रहे थे जॉन सरमन, और जो थे उसको सरमन मिशन कहा गया था नाम, क्योंकि लीड वो कर रहे थे। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। ऐसे प्रश्न बनेंगे बड़े प्रश्न। तो बताइए, जितना भी मैंने बातें बताई है इनमें से कौन सा कथन गलत था। सर सी वाला, क्या कलकत्ता मैंने वाला। वहां पे बोला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिक्के जो ढाले जा रहे थे वो कलकत्ता में नहीं ढाले जा रहे थे। ये प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न जो यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, वहां पे बस मुंबई की जगह पे कलकत्ता लिखा हुआ था, इस हिसाब से ये गलत हो गया था। बताइए, कंपनी जब आपका सिक्का जो क्या कर रही है, से अपना सिक्का अपना चला रही है, तो इससे मतलब कितनी चीजें मतलब दिक्कत हो रही है नहीं। तो मतलब आप यहाँ पे जी देखें, सर। कंपनी के द्वारा सिक्के जो है संपूर्ण भारत में चलाया जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखेगा। उसके बाद एक मिशन जो आया था उसको सरमन मिशन कहते हैं। ठीक है, सरमन मिशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम हैमिल्टन जो था ना, वो फारुखसियर का इलाज करता है। फारुखसियर बहुत ही लाइलाज बीमारी से ग्रसित था बहुत दिन से। तो हैमिल्टन जब उसका इलाज करता है, तो जिससे मतलब क्या होता है ना, ये रोग मुक्त हो जाता है और ब्रिटिश की सारी बातों को मान लेता है। ये हैमिल्टन से बहुत अधिक मतलब क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन इस मिशन को जो लीड जो कौन कर रहा था, शर्मन कर रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है। लेकिन आगे चल के आप जाओगे तो गोल्डन डिग्री भी मिलेगा। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा था, एक आगे चल के स्वर्ण फरमान मिलेगा। ये 1632 में आती है। ठीक है, स्वर्ण फरमान और मैग्ना कार्टा, गोल्डन डिग्री। ठीक है, मैग्ना कार्टा दोनों अलग अलग है। यहाँ पे गोलकुंडा को 500 पैगोडा सिक्का किसने चलाया, किसने चलाया, डच ने चलाया फिर पुर्तगालियों ने चलाया, पुर्तगाली ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 500 पैगोडा पे 1632 में, ठीक है, दिया जाता गोलकुंडा को ब्रिटिश को। ठीक है, तो स्वर्ण फरमान और क्या गोल्डन मैग्ना कार्टा अलग अलग है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, तो 1632 है। ठीक है, ये आपकी कब है, ये आपकी बात करेंगे तो 1717 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इस समय कंपनी के पास बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1639 में क्या करता है दक्षिण में, ये उत्तर भारत की बात हुई, दक्षिण भारत में चलेंगे। तो फ्रांसिस डे ने चंदन नगर के राजा से मद्रास ले लिया। तो फ्रांसिस डे को, ठीक है, मद्रास का फाउंडर भी माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में क्या माना जाता है, फाउंडर भी माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण व्यापार का केंद्र बना, ठीक है, 1639 के आसपास ही। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स प्रथम और राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा का विवाह हुआ। पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश को गिफ्ट में दे दिया, वैवाहिक गिफ्ट में। 10 पाउंड का किराया पे मतलब क्या किया, ये क्या नाम है, दहेज में चार्ल्स ने कंपनी इसे दे दिया ईस्ट इंडिया। EIC का मतलब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट बार बार इंडिया नहीं बोलूंगा, कंपनी। EIC, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराया पे 1668 में मतलब दे दिया गया। अब इसी समय एक साहब निकल कर उसने बोला भाई साहब बहुत सस्ता में मिल गया, कंपनी को समझा इसका बहुत अधिक व्यापारिक महत्व है, जैसे अरब सागर के तट पे मतलब बसा हुआ मुंबई, तो उसने गिराल्ड ओंगियार के द्वारा मुंबई की स्थापना की गई, ठीक है। और सूरत से मुंबई केंद्र बना, ठीक है। पहले केंद्र कहाँ था, सूरत था, लेकिन 1627 में सूरत से मतलब केंद्र को कहाँ बना दिया गया, तो मुंबई मतलब व्यापारिक केंद्र बनाया गया, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। आगे चल के प्रेसिडेंसी भी बनेगा जिसको हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जानेंगे। भारत में 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्विक रिवीजन में क्या रहेगा, उत्तर भारत में सूरत में कब, 1613 में। हुगली में कब, हुगली पश्चिम बंगाल में कब, 1651 में। 1651 में। कोलकाता शहर की स्थापना कब, कोलकाता शहर की स्थापना 1698 16। दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में कब बनी थी, 1611 बहुत सुंदर। ये कैवी थी, पहली थी, दूसरी थी, कितनी नंबर की थी ये, क्या बताएंगे, पहली नंबर की। पहली थी। मद्रास में 1639 में, ठीक है, और बॉम्बे में 1661 में मिला, लेकिन 1668 में पूरी तरीके से कंपनी के अधीन आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सूरत वाला जो था अस्थाई था, अच्छा था, तो 1613 याद रखेगा। कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा नाम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, ठीक है, पूरा नाम इसका ये था। 1600 ईस्वी में बनी थी। 15 वर्षों हेतु इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापारिक एकाधिकार किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, क्या बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है, महारानी के द्वारा दिया गया, ठीक है, नहीं जेम्स प्रथम नहीं, ठीक है। जेम्स प्रथम ने क्या किया, तो इसके अधिकार को मतलब हमेशा के लिए मतलब क्या किया, बढ़ा दिया है, ठीक है। कैप्टन हेनकिस पहला अंग्रेज जो था समुद्री मार्ग से भारत आया था 1608 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे क्विक रिवीजन की बात करेंगे तो व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल तक कर दिया गया 1609 में, किसके द्वारा, मोनोपोली कब दिया गया इनको, जेम्स प्रथम द्वारा, ठीक है। दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, क्या बताएंगे, 1611 में। गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा सुनहरा फरमान कब दिया गया, 1632 में। 1632 और शाही फरमान कब दिया गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। सुनहरा फरमान, शाही फरमान, बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स, कब दिया गया, हमारे स्टूडेंट इसमें गलती नहीं करते, कब दिया गया, 1717 वेरी गुड, 1717 में, ठीक है। कंपनी को गवर्नर और अधिकारियों के नियुक्ति का अधिकार कब मिला, तो 1661 में मिला, ठीक है। 1661 में। कंपनी को बंबई में सिक्के ढालने का अधिकार कब मिला, 1676 में। 1676 लेकिन अगर बोलेंगे कंपनी के बंबई में ढाले गए सिक्कों के भारत में चलाने का अधिकार कब मिला, तो कब बताएंगे, मैग्ना कार्टा में, अभी तो था तो मैंने बताया 1717 में, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब कम कर दिया गया, 1813 में। 2 चीज का व्यापार को छोड़ के सब कुछ ले लिया गया, कौन से 2 चीज को बोला गया 1813 में, चलो तुम इसको कंटिन्यू करो, बाकी हमको दे देंगे, बिल्कुल, चाय और चीनी को, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से कंपनी के कब समाप्त कर दिया गया, 1833 अधिनियम। 1833 में बोला गया से तुम्हारा काम भारत में व्यापार करना नहीं है, तुम ब्रिटिश सरकार के तौर पे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए भारत में तुम शासक करो। लेकिन कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को भी कब छीन लिया गया पूरी तरीके से, 1858 18, लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत चली गई, नहीं भाई साहब, उसके प्रशासनिक पावर को छीन लिया गया था, मतलब ब्रिटिश के, जैसे मान लो ब्रिटिश सरकार का हाथ जो था अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी भारत छोड़ के कब जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ के 1874 में जाती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कब छोड़ती है भारत, पूरी तरीके से 1874 में छोड़ती है, ठीक है। 1874 जैसे अभी भारत की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें, रेलवे जो है सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी, उस समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा मुख्यालय था, और उस समय सबसे अधिक लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, दुनिया के सारे मतलब पैसे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में आती थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी संस्था हुआ करती थी, ठीक है।
ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पेड ग्रुप में शामिल होंगे तो ये सारी चीजें आपको, सारा प्रीमियम क्लासेस दिया जाएगा, और ये पेड ग्रुप का ही मतलब सब कुछ है। तो सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और अभी 5:30 बजे से पेड ग्रुप में आपका एनिसेंट हिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत, या फिर मेडिवल का कुछ करेंगे, सभी लोगों से पूछकर पेड ग्रुप के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। अभी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ ग्रुप में चली जाएगी। बीपीएससी फाउंडेशन का पेज ग्रुप है, जो कि आपका 18 मंथ के वैलिडिटी के साथ मतलब आती है, ठीक है। और इस पेड ग्रुप में जो भी नए लोग हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऊपर में देखिए एक मैसेज होगा, ठीक है। तो उसको सभी लोग आप लोग देख सकते हैं, 18 महीने के बाद। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये आपका पेड प्लस का ग्रुप है। जितना भी आपका वनडे एग्जाम होगा ना, सारे वनडे एग्जाम को इसमें मतलब डे प्रतिदिन के हिसाब से शामिल करते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका वनडे एग्जाम, जैसे अभी बिहार ऐसा ही आप दे रहे हो, ठीक है। बीच में यूपी का कोई एग्जाम आ जाता है, लेकिन उसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है, बिहार में ही कोई एग्जाम आ जाता है, ठीक है। तो सारे चीजों को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। बीपीएससी फाउंडेशन तो चलेगा ही, लेकिन एक क्लास उसमें रहेगा, प्लस का क्लास ये रहेगा, तो उसमें जो भी नए एग्जाम जो आएंगे, सारे एग्जाम